मर्सिडीज बेंज, जो कि आज दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट और लग्जूरियस कार कंपनियों में से एक है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल है जो कि हर कोई जीने का सपना देखता है। लेकिन इस लग्जरी कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसने अपना पूरा बचपन गरीबी में देखा था। उसकी आसपास की चीजें बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन उसके सपने बिल्कुल अलग थे। वो हमेशा से एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहता था जो कि बिना घोड़े के चल सके। लेकिन शुरू में उसके इस सपने का मजाक हर किसी ने उड़ाया, यह कहकर कि ऐसा कुछ करना इम्पॉसिबल है। लेकिन काफी स्ट्रगल और चैलेंजेस के बाद उसने आखिर में सबको ये करके दिखा दिया और एक ऐसी गाड़ी बना डाली जो कि बिना घोड़े के चल सकती थी। जिसके बाद उसने अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली और अपने छोटे से बिजनेस को लेट 19th सेंचुरी में दुनिया की सबसे बड़ी कार प्रोडक्शन कंपनी बना डाली, जिसे आगे चलकर और कुछ नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज कहकर पुकारा जाने लगा। लेकिन हर सफलता की कहानी में सिर्फ रोशनी ही नहीं होती, बल्कि उसके कुछ हिस्से रहस्य से भरे होते हैं, जो कि वो कंपनी कभी नहीं चाहती कि वो डार्क सीक्रेट्स आपको पता चल पाए। और मर्सिडीज बेंज की कहानी में भी एक ऐसा दौर आया जब कंपनी ने मुनाफा कमाने के लिए हिटलर के साथ हाथ मिलाया और अपनी फैक्ट्रियों में कंसंट्रेशन कैंप्स के कैदियों से जबरदस्ती 12-12 घंटों तक काम करवाया। ये कहानी है कार्ल बेंज और उनकी कंपनी मर्सिडीज बेंज की, और आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के टाउन मूलबर्ग में हुआ था। वो एक लो क्लास हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे, जहां उनके पिता जॉन जॉर्ज बेंज एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे, जो कि बड़ी ही मुश्किलों से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। लेकिन जब कार्ल सिर्फ 2 साल का हुआ तो उसके पिता की डेथ हो गई, जिससे कार्ल और उसकी मम्मी गंभीर आर्थिक संकट में पड़ गए। और अब यहाँ ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि बेंज का बचपन आसान नहीं रहा होगा, लेकिन गरीबी में जीने और भूखे पेट सोने के बावजूद उसकी मम्मी ने वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकती थी, ताकि उसके बेटे कार्ल को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। और सिर्फ उन्हीं के हार्डवर्क के चलते कार्ल वहाँ की एक लोकल स्कूल को अटेंड कर पाया। कार्ल ने भी अपनी मम्मी के स्ट्रगल को समझा और उसने वहाँ पर खूब जम करके पढ़ाई की। हालांकि कार्ल बेंज ने बहुत ही कम उम्र में ऐसे साइन देना शुरू कर दिया कि वो फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाले हैं। जहाँ स्कूल में उनकी पकड़ सबसे ज्यादा केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में थी। बेंज ने शुरू में सिर्फ लॉक स्मिथिंग की स्टडीज पर फोकस किया, लेकिन एट दी एंड उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लोकोमोटिव इंजीनियरिंग की ओर कदम बढ़ा लिया। उन्होंने 15 साल की एज में कार्लसरूहे की यूनिवर्सिटी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर दिया और यहाँ पर एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन करते समय इनकी मुलाकात वहाँ के एक मैकेनिकल प्रोफेसर से होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फर्डिनेंड रेटनबकर थे। फर्डिनेंड रेटनबकर को साइंटिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाउंडर के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक सिंपल वर्कशॉप बेस्ड प्रोफेशन से इसको एक टेक्निकल साइंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इन्होंने ही कार्ल की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि इनका मानना था कि स्टीम इंजन, जो कि उस दौर में मोस्टली रेलवेज और बोट में यूज किए जाते थे, ये जल्द ही पुरानी तकनीक बनकर रह जाएगी और इनकी जगह मार्केट में नए इंजन्स ले लेंगे। और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में बेंज ने ऐसी गाड़ियों में रुचि लाना शुरू कर दिया जो कि बिना घोड़े की मदद से चल सके, यानी कि एक हॉर्सलेस कैरेज। अब क्योंकि इस समय बेंज खूब साइकिल चलाते थे, तो उन्होंने अपनी साइकिल के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने इसको हर एक पॉसिबल तरीके से एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर वो कैसे एक मोटराइज्ड व्हीकल बना सकते हैं। लेकिन तब तक कई इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स पहले ही फर्स्ट ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश कर चुके थे, जहां उनमें से कुछ ने सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बना भी डाले। लेकिन ये शुरुआती इन्वेंशंस पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं थी। कार्ल ने देखा कि ये शुरुआती व्हीकल स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं
और प्रोफेसर रेटनबर्गर के गाइडेंस में उन्होंने जल्द ही ये समझ लिया था कि असल में जरूरत एक अलग कॉन्सेप्ट की है। मगर शुरुआत में बहुत से लोग उनके इस विजन का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उनको अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो ये कैसे भी करके कर लेंगे और उन्हें बस इस चीज को साबित करने के लिए बस थोड़ा सा समय चाहिए। जब बेंज 19 के हुए तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जिसके बाद उन्होंने 7 साल तक अलग अलग जगहों पर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब्स में काम किया, लेकिन वो किसी में भी फिट नहीं आ सके। जिसके बाद बेंज ने इन 7 सालों के एक्सपीरियंस के दम पर अपना खुद का वेंचर शुरू करने का डिसाइड किया। इसीलिए 1871 में 27 साल की एज में बेंज ने मैनहेम में आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू करने के लिए अगस्त रीटर के साथ पार्टनरशिप कर ली। लेकिन उसी समय बेंज अपने साइड प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे थे ताकि वो मोटराइज्ड कैरेज बना सके, और जब तक वो ये सब कुछ करेंगे तो उनका पार्टनर बिजनेस को चलाएगा। लेकिन बेंज की बदकिस्मती से उनका बिजनेस पार्टनर भरोसेमंद नहीं निकला और उसने कार्ल बेंज को धोखा दे दिया। कंपनी अपने शुरू के 1 साल के अंदर अंदर ही फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करने लग गई। रीटर की अनरिलायबिलिटी के कारण बिजनेस के सारे टूल्स और दूसरी चीजें लोकल अथॉरिटीज के द्वारा जब्त कर ली गई। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि लकीली इसी वक्त के दौरान कार्ल की मुलाकात बर्ता रिंगर से होती है, जो कि आगे चल के उसकी वाइफ बनने वाली थी। बर्ता का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और वो शुरू से ही मजबूत विचारों वाली औरत थी। इसीलिए वो अपने फियांसे की मेहनत को उनके बिजनेस पार्टनर की वजह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। जिसके बाद बर्ता ने अपनी खुद की डॉरी इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो रीटर का पूरा शेयर खरीद सके और कंपनी का कंट्रोल अपने और कार्ल के हाथों में ला सके। जिसके बाद ऐसा हुआ भी, पूरी कंपनी का कंट्रोल बर्ता और बेंज के हाथों में आ गया और दोनों ने मिलके बिजनेस को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल दिया और अगले आने वाले 10 सालों तक कंपनी को स्टेबल रखा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद कार्ल ने इसी दौर में अपनी ट्रू इंटेलिजेंस दिखाई, जहाँ कार्ल ने अपने साइड एक्सपेरिमेंट में कई सारे छोटे बड़े एडवांसमेंट किए और इसमें सफलता हासिल की। खास तौर पर 1879 में जब कार्ल ने एक गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन को बना डाला। लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कार्ल ने अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना भी शुरू कर दिया, जैसे इंजन स्पीड रेगुलेशन का डिजाइन, स्पार्क के जरिए बैटरी इग्निशन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर भी। इन डिजाइन्स के जरिए बेंज न केवल अपने हॉर्सलेस कैरेज के सपने के करीब पहुंच रहा था, बल्कि इन इन्वेंशंस ने उन्हें अपनी कंपनी के लिए और भी प्रोडक्ट्स बेचने का मौका दिया। लेकिन उनका बिजनेस वैसा नहीं चल पा रहा था जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। कार्ल की वेंचर की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी थी कि बैंक ने डिमांड की कि उनकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाए, जिससे कार्ल को मजबूरन दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ गई और आखिरकार 1882 में उनकी कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल गई। यानी अब अलग अलग लोग इस कंपनी में पैसे लगाएंगे और उसके हिसाब से इन लोगों को कंपनी के शेयर दिए जाएंगे और कंपनी का प्रॉफिट लॉस इन्हीं शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से एक समय पर कार्ल के पास अपनी कंपनी का केवल 5% शेयर ही बच गया था और उनकी पोजीशन भी डाउनग्रेड हो गई थी। हालात तब और बिगड़ गए जब कार्ल ने कंपनी के लिए नए नए प्रोडक्ट डिजाइन तो किए, लेकिन कंपनी के नए पार्टनर्स ने उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। असल में अब कार्ल का अपनी ही कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। इस अरेंजमेंट से परेशान होकर उन्होंने अपनी सारी चीजें समेटी और हमेशा के लिए कंपनी को छोड़ करके चले गए। अपनी ही कंपनी को खोने के बाद इस चीज ने उनको अंदर से एक गहरा धक्का पहुंचाया, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट ने उनकी डिटर्मिनेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कार्ल ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी इन्वेंशंस के साथ पूरी दुनिया को प्रूव करके रहेंगे कि ऑटोमोबाइल का फ्यूचर ब्राइट है। जिसके बाद बेंज की लाइफ लॉन्ग हॉबी उन्हें मैनहाइम के एक बाइसाइकिल रिपेयर शॉप तक ले गई, जिसके ओनर मैक्स रोज और फ्रेडरिच विल्हाइम एल्सलिंगर थे। कार्ल ने इन दोनों के साथ मिलकर 1883 में एक नई कंपनी की शुरुआत की, जहां इस कंपनी का नाम रखा गया बेंज एंड कंपनी रिनिशे गैस मोटरोन फैब्रिक।
मुहर्रिक, जिसको अक्सर शॉर्ट में बेंज एंड सीए कहा जाता है। इस कंपनी का मेन फोकस इंडस्ट्रियल मशीन्स और स्टेशनरी गैस इंजन को मैन्युफैक्चरिंग करने पर था और इस चीज ने कंपनी को एक अच्छी खासी ग्रोथ भी दी। जल्द ही इसमें 25 एम्प्लॉय काम करने लग गए। कुछ समय बाद इसने स्टैटिक गैस इंजन का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब क्योंकि कंपनी फलने फूलने लग गई तो बेंज ने अपने पुराने पैशन हॉर्सलेस कैरेज को बनाने के काम को दोबारा से रफ्तार दी। बाईसाइकिल के प्रति लगाव और अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल के डिजाइन में भी सिमिलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरे लोग इस समय एग्जिस्टिंग कैरेजेस पर इंजन लगा रहे थे, वहीं बेंज ने इंजन के चारों ओर कैरेज को बना दिया। बेंज की क्रिएशन में वायर व्हील्स थे जो कि इस समय के ट्रेडिशनल कैरेजेस में इस्तेमाल होने वाले वुडन व्हील से अलग थे। उन्होंने अपनी कार के पीछे वाले हिस्से में खुद का डिजाइन किया हुआ 4 स्ट्रोक इंजन लगाया, जिसमें हाईली एडवांस्ड कॉइल इग्निशन सिस्टम और इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम था जो रेडिएटर की जगह इस्तेमाल किया गया। पावर ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने 2 रोलर चेन का इस्तेमाल किया जो रियर एक्सेल को ड्राइव करती थी। 1885 में बेंज ने अपनी इस क्रिएशन को पूरा किया और इसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन का नाम दिया। ये 2 सीट वाली गाड़ी 3 तार के पहियों पर चलती थी, जिसको एक ट्राईसाइकिल कहना भी गलत नहीं होगा। इस गाड़ी को पेट्रोल से चलने वाले एक 4 स्ट्रोक इंजन से शक्ति मिलती थी, जहां इसका एक सिलेंडर 2/3 हॉर्स पावर का था और इसकी स्पीड लगभग 12 किलोमीटर पर आवर की थी। बेंज जानता था कि एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है और अपने इसी व्हीकल की टेस्टिंग और कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसने साल 1886 के समर्स में इसको जनता के सामने लाकर चलाया। लेकिन लोगों को बताते समय ये गाड़ी जाकर एक दीवार से टकरा गई क्योंकि इसको कंट्रोल करना अभी भी काफी डिफिकल्ट था, जिसके चलते उसको लोगों से अच्छे बुरे दोनों ही तरह के रिव्यूज मिले। जहां कुछ लोगों ने बेंज की क्रिएटिविटी की तारीफ की, वहीं कई सारे लोग इसको लेकर डाउटफुल थे। वो नहीं चाहते थे कि ये चीज मेन रोड पर चले क्योंकि उनको डर था कि ये व्हीकल ब्लास्ट हो सकता है या फिर किसी से भी जाकर टकरा सकता है। कुछ लोग ये भी कहने लग गए कि बेंज एक शैतान है और वो एक इनफर्नल कैरेज यानी कि एक शैतानी गाड़ी को चला रहा है। लेकिन इन फालतू की बातों के अलावा भी काल के बिजनेस पार्टनर्स भी इस गाड़ी को लेकर खुश नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि उसका ये ऑटोमोबाइल बनाने का ओवर कॉन्फिडेंस उसको बिजनेस के काम से दूर कर रहा है और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस इन्वेंशन का क्या काम है। वे इसके तर्क में कहते थे कि लोग ऐसी मशीन भला क्यों ही खरीदेंगे जो कि घोड़े से ज्यादा तेज नहीं है, ऊपर से ये गाड़ी आसानी से खराब हो सकती है और इसका फ्यूल भी जल्द ही खत्म हो जाता है। आखिर इस गाड़ी को खरीदने का क्या पॉइंट है। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद कार्ल बेंज ये मानते थे कि उनका हॉर्सलेस कैरेज ही फ्यूचर है, इसीलिए कार्ल इसमें और मॉडिफिकेशन करने लग गए और अगले साल इसका मॉडल 2 लॉन्च कर दिया। लेकिन इसमें भी कहीं खामियां होने के कारण उन्होंने मॉडल 3 भी बनाया, जहां 1888 में उन्होंने इसको सेल करना शुरू कर दिया, जिससे ये गाड़ी हिस्ट्री की सबसे पहली कमर्शियली अवेलेबल ऑटोमोबाइल बन गई और कार्ल बेंज भी हिस्ट्री के पहले इंसान बन गए जिन्होंने ये काम किया। अब क्योंकि बेंज अपनी कार में रेगुलर मॉडिफिकेशन करते थे तो वर्कशॉप में उनके साथ उनकी वाइफ बर्था भी रहती थी, जो कि उनको नई नई सजेशंस भी देती थी। बर्था कार्ल की सबसे बड़ी सपोर्टर थी क्योंकि वो कार्ल के विजन को अच्छी तरीके से समझ पाती थी। लेकिन ढेर सारी इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी दूसरे लोग कार्ल के विजन को नहीं समझ पा रहे थे और जिन गिने चुने लोगों ने कार्ल की इस गाड़ी को खरीदा भी था वो भी इसको केवल छोटी दूरियों को तय करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऊपर से उनको इन छोटी सी दूरियों को तय करने के लिए भी हमेशा अपने साथ एक मैकेनिक को रखना पड़ता था। ऊपर से ये कार महंगी भी थी, जिससे केवल अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन अलाइट क्लास के कई लोग भी इस कार को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके लिए ये कार बहुत ही ज्यादा शोर मचाती थी और ये देखने में काफी भद्दी लगती थी। इन सारी चीजों के चलते अब कार्ल को एक बड़ा स्टेप लेने की जरूरत थी ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि उनकी ये कार एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। लेकिन कार्ल इससे पहले कोई स्टेप लेता किसी और ने एक बड़ा स्टेप ले डाला था। 1888 समर की एक सुबह बर्था बेंज एक हिस्टोरिक स्टेप लेने वाली थी क्योंकि इसी दिन कार्ल लेट तक सोया हुआ था। इसीलिए बर्था ने अपने हस्बैंड की कार ली और अपने दोनों बच्चों के साथ फोर्जाइम अपनी मम्मी के घर की ओर निकल पड़ी, जो कि मैनहाइम से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर था। ये ट्रिप उन्होंने बिना कार्ल को बताए की।
यहाँ तक कि उसने पुलिस को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसको ऐसा करने से रोक लेंगे। लेकिन उस वक्त किसी भी मोटराइज्ड व्हीकल ने इतना लंबा सफर तय नहीं किया था। लेकिन बर्था अपने हस्बैंड के इन्वेंशन की इम्पोर्टेंस सभी लोगों को साबित करना चाहती थी। ये सफर उसके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि उसको धूल से भरी और पथरीली सड़कें क्रॉस करनी पड़ी, जो कि सिर्फ घोड़ा गाड़ी के लिए बनाई गई थी। अब इस गाड़ी में कोई डेडिकेटेड फ्यूल टैंक नहीं था, बल्कि उसकी जगह इसमें सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल ही आ पाता था, जो कि इसके कार्बोरेटर में स्टोर रहता था। इस लिमिटेड फ्यूल कैपेसिटी की वजह से बर्था को इसे बार बार रिफ्यूल करना पड़ता था। जब पहली बार फ्यूल खत्म हुआ तो बर्था ने रास्ते में एक फार्मेसी स्टोर से लिग्रॉन खरीदा, जो कि एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट है, और उसी दिन से इस फार्मेसी को दुनिया का पहला फिलिंग स्टेशन माना जाता है। जब इस सफर में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो उसने खुद ने इसको रास्ते में रिपेयर किया। ये 106 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 12 घंटे लग गए, लेकिन वो सुरक्षित वहां पर पहुंच गई। अब क्योंकि इससे पहले रास्ते पर कोई और गाड़ी इस तरह से नहीं चलती थी, इसीलिए सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान रह गए, और बर्था का ये स्टेप रेवोल्यूशनरी साबित हुआ। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स बर्था ने इस ट्रिप के दौरान फेस की थी वो उसने काल को बताई, जहां काल को प्रॉब्लम्स बताते बताते उसने काल को एक नया आइडिया भी दे दिया, एक थर्ड गियर इसमें ऐड करने का, क्योंकि ये गाड़ी हिल साइड पर आसानी से नहीं चढ़ पा रही थी। और इसी ट्रिप के दौरान उन्होंने ब्रेक पैड्स का भी इन्वेंशन कर दिया, क्योंकि जब वो अपनी जर्नी पर थी तो उन्होंने देखा कि वुडन ब्रेक्स जल्द ही घिस रहे थे, तो उन्होंने लेदर स्ट्रैप्स को ब्रेक पैड की तरह यूज करने का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। ये इन्वेंशन आज भी मॉडर्न कार्स में यूज होती है। बर्था के सफर के बाद शहर के हर लोगों की जुबान पर सिर्फ इसी गाड़ी की बातें होने लग गई, जो कि फैलती फैलती दूर दूर तक जा पहुंची, जिससे काल के बिजनेस की अच्छी खासी पब्लिसिटी भी हो गई। 1890 तक बेंज एंड सीए जर्मनी की सेकेंड लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। हालांकि ये सक्सेस उनकी कार की वजह से नहीं आई थी, बल्कि स्टेशनरी गैसोलीन इंजन की सेल से आई थी। इसके बाद काल के नए बिजनेस पार्टनर्स फेडरिक वॉन फिशर और जूलियस गैनो ने कंपनी के बिजनेस मार्केटिंग ऑपरेशन को संभाल लिया, जिससे अब काल अपने इंजीनियरिंग गोल पर फोकस कर सकते थे, जहां उन्होंने इसके बाद और भी नए पेटेंट फाइल किए, जैसे द प्लैनेटरी गियर ट्रांसमिशन, डबल पाइवेट स्टीयरिंग और फ्लैट बॉक्सर इंजन। 1893 में कार्ल बेंज ने एक नया और बेहतर कार मॉडल लॉन्च किया, जिसे उन्होंने बेंज विक्टोरिया का नाम दिया। ये 2 सीटर लग्जरी कार थी, जिसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन लगा था, जो कि 17 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जा सकता था। इसकी इन्हीं बातों की वजह से इसकी अच्छी खासी सेल्स हो सकी। लेकिन असली सफलता उनके अगले मॉडल बेंज वेलो से आई थी। अब क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स ने काल को सलाह दी कि कोई ऐसी गाड़ी निकाली जाए जो कि खरीदने में सस्ती हो, जिसको लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बाय कर सके। इसीलिए उन्होंने वेलोसिपेड को इंट्रोड्यूस किया, जिसको शॉर्ट में वेलो भी कहा जाता है। इस गाड़ी ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया, जहां इन टोटल इसके 1200 यूनिट्स बिके, जिससे वेलो दुनिया की पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार बन गई। और बेंज एंड सीए 1890 से लेकर 1900 तक वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन अभी अभी कार्ल इस सक्सेस का जश्न मना ही रहे थे कि तभी उनके कॉम्पिटिटर ने भी एंट्री ले ली, डाइमलर मोटरन गैसलशाफ्ट। डैमलर कंपनी की शुरुआत गॉटलीब डाइमलर और विलहेल्म मैबैक ने की थी, जहां ये दोनों ही इनोवेटिव इंजीनियर्स थे। लेकिन इसके साथ ही डैमलर अपने कॉम्पिटिटिव नेचर और बिजनेस की नॉलेज के लिए जाने जाते थे, जो कि बेंज के पास थोड़ी सी कम थी। डैमलर की पहली कार जिसको कमर्शियली मार्केट में उतारा गया वो 1892 में आई थी, जिसके 2 सालों के बाद उन्होंने एक 2 सिलेंडर कार लॉन्च की। लेकिन 1897 में इन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल फियोनिक्स लॉन्च किया, जो कि एक 4 सीटर और ओपन टूरर कार थी। यहाँ पर ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि डैमलर कंपनी बेंज के बराबर पहुंच रही थी, क्योंकि उनकी कार जनता को ज्यादा अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन 1900 में डैमलर की डेथ हो गई, जिससे कंपनी की सारी जिम्मेदारी विलहेल्म मैबैक के ऊपर आ गई। जिसके बाद मैबैक ने एक नई गाड़ी डिजाइन की,
मर्सिडीज 35 HP, जो कि 1901 में आई थी। इस कार की खासियत ये थी कि ये उस दौर की पहली ऐसी कार थी जो कि आज की आधुनिक कारों जैसी दिखाई देती थी। इसमें 4 सिलेंडर इंजन थे जो कि इसको 35 हॉर्स पावर देते थे और इसी से इसके नाम में 35 HP आया था। लेकिन इसे एक अमीर बिजनेसमैन एमिल जेनेलिक के कहने पर बनाया गया था, जिसकी बेटी मर्सिडीज पर इसका नाम रखा गया। असल में इसको रेसिंग के लिए बनाया गया था, जहां इसने कई रोड रेसेस और क्लाइंबिंग कंपटीशन में जीत हासिल की। लेकिन ये नया रेसिंग का ट्रेंड बेंज के पार्टनर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके काउंटर में स्टेप लेने की सोची। इसीलिए उन्होंने कुछ फ्रेंच डिजाइनर को बुलाया ताकि वो एक फास्टर मॉडल बना सके और इन रेसेस में जीत हासिल कर सके। उन्होंने ये सारा काम बेंज की परमिशन के बगैर किया। जब बेंज को इस चीज का पता लगा तो वो इसको लेकर नाराज हो गए, क्योंकि उनको ये रेसिंग कल्चर कतई पसंद नहीं था। बेंज का हमेशा से मानना था कि इन गाड़ियों को आराम से और केवल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाना चाहिए, ना कि इनको पब्लिक रोड पर इस तरह से टॉप स्पीड पर चलाना चाहिए। लेकिन इस तरफ उनके टीम के द्वारा बनाई गई रेसिंग कार सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उल्टा इसने बेंज की कंपनी की रेपुटेशन को तेजी से डाउन कर दिया। गुस्से में आकर बेंज ने डिजाइन मैनेजमेंट से रिजाइन कर दिया, लेकिन वो अभी भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर बने रहे। लेकिन एट द एंड उन्होंने इन कार्स को रेसिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे दी, जिसके बाद इन्हीं रेसेस ने उनकी कंपनी को नीचे गिरने से बचा लिया। कंपनी ने एक के बाद एक रेसिंग कार बनाई, लेकिन असली धमाका तो 1909 में हुआ था, जब बेंज एंड सीए ने अपनी सबसे तेज कार लॉन्च कर डाली, जिसका नाम था ब्लिट्स एंड बेंज। इस गाड़ी का डिजाइन पक्षी की चोंच जैसा था, जो कि एरोडायनामिक्स में मदद करता था। नवंबर 1909 को फ्रांस के विक्टोरी हेमरी ने इसे ब्रुकलैंड रेस ट्रैक पर चलाकर एक नया लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस गाड़ी को 226 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा दिया, जो कि उस समय किसी भी प्लेन, ट्रेन या ऑटोमोबाइल से तेज था। और इन्हीं चीजों के चलते दोनों ही कंपनीज बेंज एंड डाइमलर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और जिससे जर्मनी इकोनॉमिक डाउनटर्न को फेस करने लग गई। इस चीज के चलते डाइमलर और बेंज दोनों ही कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते इन दोनों कंपनियों ने आपस की राइवलरी खत्म कर दी और 1926 को ये दोनों ही कंपनी मर्ज हो गई, जिससे एक नई कंपनी बनी, डाइमलर बेंज कंपनी। इसके बाद कंपनी ने अपनी सारी कारों को मर्सिडीज बेंज ब्रांड नेम के साथ लॉन्च किया, क्योंकि ये नाम उसी मर्सिडीज 35 HP से आया था, जो कि एमिल के कहने पर विलहेल्म मेबेक ने खुद बनाई थी। इसीलिए ये कार डैमलर की सबसे इम्पोर्टेंट कार मानी जाती थी। लेकिन इस बार इसके साथ बेंज का भी नाम जुड़ा था, ताकि वो सभी को ऑनर दे सके। साथ ही साथ उन्होंने कंपनी का नया लोगो भी बनाया, जिसमें 3 पॉइंटेड स्टार थे, जो कि लैंड, एयर और वाटर को सिंबलाइज करते थे। यानी कंपनी इन तीनों ही जगह पर अपने खुद के द्वारा बनाए गए इंजन को चलता देखना चाहती है। इसके बाद कार्ल बेंज ने डाइमलर बेंज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपनी जगह बनाई रखी और अपनी जिंदगी में ऑटोमोबाइल की ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा। लेकिन 4 अप्रैल 1929 को 84 इयर्स की एज में बेंज की घर पर डेथ हो जाती है। बेंज के जाने के बाद भी कंपनी लगातार सफलता की ओर बढ़ती गई और दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। कंपनी ग्रो कर ही रही थी कि तभी 1933 में एडोल्फ हिटलर पावर में आ जाता है। जहां हिटलर ने मोटर स्पोर्ट को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह देखा, ताकि वो इससे जर्मनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने शोकेस कर सके। उसका मानना था कि अगर हमारी जर्मनी की कार्स प्रेस्टिजियस रेसेस जैसे कि ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीते, तो इससे जर्मनी की इंजीनियरिंग की क्षमताओं का प्रदर्शन होगा और ये राष्ट्रीय गर्व को भी बढ़ाएगी। साथ ही नाजी विचारधारा को भी इंटरनेशनल लेवल पर मजबूती मिलेगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिटलर ने डैमलर बेंज और
और ऑटो यूनियन जैसी जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारी सब्सिडरीज प्रोवाइड करवाई ताकि वो ये काम कर सके। इन कारों को सिल्वर एरोज कहा गया, जो अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हुई। जहां इन कार्स ने अनोखी रेसेस जीती, वो भी अपनी 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। इन रेसेस ने जर्मनी को मोटर स्पोर्ट में टॉप पर ला दिया, जिससे हिटलर की खुद की पसंद भी मर्सिडीज बेंज बन गई। जहां उसको सबसे ज्यादा बार मर्सिडीज बेंज 770 में देखा जाता था। इस कार को केवल हाई रैंकिंग नाजी पॉलिटिशियन और दूसरे ऑफिशियल्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन तब तक 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जिससे डैमलर बेंज कंपनी के ऊपर नई परेशानियां खड़ी हो गई, क्योंकि हिटलर ने डैमलर बेंज पर प्रेशर देना शुरू कर दिया कि तुम अपनी सिविलियन व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करो और अपना पूरा ध्यान मिलिट्री प्रोडक्शन में लगा दो, जिसके चलते कंपनी के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था हिटलर की बात मानने के अलावा। जिसके बाद डैमलर बेंज हैवी मिलिट्री ट्रक्स बनाने लग गई, जैसे LG 3000 और L 6500। इसी के साथ उन्होंने एयरप्लेन इंजन्स, टैंक्स, शिप इंजन्स, सबमरीन्स भी मैन्युफैक्चरिंग की। 1942 तक उन्होंने पूरी तरीके से पब्लिक कार को बनाना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान वॉर की ओर कर दिया, क्योंकि वॉर रुकने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी और कंपनी को सप्लाई पूरी करने के लिए नए स्टाफ की जरूरत भी पड़ रही थी। इसीलिए डैमलर बेंज कंपनी ने औरतों को वर्कशॉप में काम करवाना भी शुरू कर दिया, ताकि वो जल्द से जल्द प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ा सके। लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी जंग में लगने वाली डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने हिटलर की हेल्प से फोर्स्ड लेबर को काम पर लगा दिया। ये फोर्स्ड लेबर वो लोग थे जो कि वॉर के प्रिजनर्स, अबडक्टेड सिविलियंस और कंसंट्रेशन कैंप्स के कैदी थे, जिनको 12-12 घंटों के लिए यहाँ पर काम करवाया जाने लगा। यहाँ इनको बेहद कम मात्रा में खाना दिया जाता था और इनकी प्रॉपर सोने की व्यवस्था तक नहीं थी। जो भी मजदूरी इनको दी जाती थी वो हर बार सामान के रूप में होती थी, जिसको वास्तविक वेतन भी नहीं कहा जा सकता। एक समय पर तो यहाँ पर 63,000 कैदी डैमलर बेंज में काम कर रहे थे। लेकिन 1945 में वॉर एंड हो गई, जहां कंपनी को पोट्सडैम एग्रीमेंट के कारण बड़ा झटका लगा। जर्मनी की विदेशों में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई और युद्ध के मुआवजे के रूप में इस्तेमाल की गई। इससे डैमलर बेंज ने अपनी सारी फॉरेन एफिलिएट और ब्रांचेस खो दी और उनको केवल अपनी होम कंट्री प्लांट्स तक सीमित कर दिया। कंपनी को फिर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, जहां कंपनी को फिर से रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और इसमें से नाजी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से हटाया गया। इन सभी चेंजेस के बाद 1946 में कंपनी को प्रोडक्शन परमिट अमेरिकन ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज से मिल गई, लेकिन उनकी कई फैक्ट्रीज हैवी बॉम्बिंग में डैमेज हो गई थी, जिसमें से 2 प्लांट बुरी तरीके से तबाह हो गए थे, जिनको अब दोबारा से रीबिल्ड करने की जरूरत थी। लेकिन अभी भी मर्सिडीज बेंज के पास उसका प्लांट बचा था। लेकिन मर्सिडीज अकेली नहीं थी जिसने अपने प्लांट खोए थे, बल्कि BMW और एडलर जैसी कंपनियों ने भी अपने प्लांट वॉर में खो दिए, क्योंकि ये प्लांट सोवियत एरिया में थे। इसके बाद मर्सिडीज बेंज ने अपना पूरा फोकस एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल और डिलीवरी वैन बनाने में लगा दिया और एक प्लांट को US आर्मी के ट्रांसपोर्ट व्हीकल की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया। 1947 तक उन्होंने फिर से पैसेंजर व्हीकल को बनाना शुरू कर दिया। इस साल केवल 1045 कार्स ही बन पाई, लेकिन टफ कंडीशंस होने के बावजूद भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। 1950 के दशक तक कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुकी थी और आगे आने वाले सालों में मर्सिडीज ने अपनी इमेज पूरी तरीके से बदल ली थी, जो कि पहले फोर्स्ड लेबर और हिटलर का साथ देने के कारण खराब हुई थी और आज की तारीख में ये एक मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड बन चुकी है, जो कि हर किसी की फेवरेट लग्जरी कार ब्रांड है। लेकिन ये सब कुछ बिना कार्ल बेंज के नहीं हो पाता, जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए। उनकी जर्नी में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स जरूर से आए, लेकिन उन्होंने उनका डट के सामना किया। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज पसंद आती है तो आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर से बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।